नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू हम लेके आए हैं। एम्स नॉर्सेट ईएसआईसी जीएमसीएच पीजीआई चंडीगढ़ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सोल्व करने वाले विद रैशनली। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जहां पे हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू की और इनको सॉल्व करने वाले हैं विद रैशनली। तो आप लोगों से गुजारिश है, शेयर जरूर करें, मैक्सिमम लोगों को कनेक्ट जरूर करें ताकि मैक्सिमम लोग इस एमसीक्यू सेशन का फायदा उठा सके और एक बेहतरीन भविष्य की जर्नी जो है उसको सफल बना सके। तो शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की। और इसको शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से डॉक्टर एमडी सर के द्वारा संचालित नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का नया ऑफलाइन बैच 25 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। कब शुरू हो रहा है? 25 अप्रैल से। इस नए बैच का टोटल फीस स्ट्रक्चर है 18,000 की जगह 15,999। अगर आप 25 अप्रैल से पहले अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करते हैं तो रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपीज है। रजिस्ट्रेशन कराने का तरीका, इस फीस को आप पे करें, फोन पे करें या गूगल पे करें। नंबर है 7272029029। नंबर रिपीट करता हूँ 7272029029। इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए और अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवा के टीम नोबल के संग जुड़ जाइए एम्स नॉर्सेट तक एक इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल के साथ में और विद एमसीक्यू प्रैक्टिस। 30 के 30 दिन क्लास, हर मंडे को मेगा टेस्ट और हर अल्टरनेट डे मिनी टेस्ट और साथ में कंसेप्चुअल स्टडी मटेरियल। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़िए टीम नोबल के संग और बेहतरीन भविष्य की जर्नी यहां से शुरुआत कर दीजिए। हम शुरू करते हैं बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की। और आज के इस एमसीक्यू सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। व्हाट इज आस्किंग द फर्स्ट थिंग दैट ए नर्स मस्ट एंश्योर when the baby's head come out। जब बच्चा डिलीवर होता है, जब उसका हेड जो है वो कम आउट होता है, बाहर आता है, तो सबसे पहली चीज, फर्स्ट थिंग जो नर्स मस्ट एंश्योर करे, जरूर एंश्योर करे, वो क्या रहेगी? फर्स्ट है द कोड इज इंटैक्ट। सेकंड है नो पार्ट ऑफ द कोड इज एनसर्कलिंग द बेबीज नेक। थर्ड है द कोड इज स्टिल अटैच टू द प्लासेंटा और लास्ट है द कोड इज स्टिल पल्सेटिंग। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे जब बच्चा जो है उसका हेड बाहर की तरफ आता है, जब फिटल हेड कम आउट होता है, तो पहली चीज क्या एंश्योर करनी है? सबसे पहले एंश्योर करने वाली चीज क्या है? फटाफट से जवाब लिखिएगा। जवाब लिखिएगा। कंसेप्चुअल बात है, पूछा गया है बच्चे का हेड डिलीवर हो गया, ये सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में होता है, उस समय सबसे पहली चीज क्या करेंगे? कोड की इंटेक्टनेस चेक करेंगे या कोड की नेक के अराउंड लूप्स चेक करेंगे या कोड जो है वो प्लासेंटा से अभी भी अटैच है ये चेक करेंगे या कोड जो है स्टिल पल्सेटिंग है ये चेक करेंगे। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब देने की कोशिश की। जिस एरिया की बात हो रही है जवाब उसी एरिया से संबंधित रहेगा। एरिया कौन है? हेड। तो हेड के पास में क्या होती है? नेक। और बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि बच्चे में कोड जो है वो नेक के अराउंड रहती है, और ऐसा है तो बच्चे के हेड के डिलीवर होते ही ये जो नेक के अराउंड कोड होती है उसको हटाना जरूरी है, नहीं तो बच्चे में फिटल डिस्ट्रेस होने की संभावना होती है। तो पहला असेसमेंट हमेशा ये रहता है, ये एंश्योर करना आपको कि कोई पार्ट तो नहीं है कोड का जो नेक के अराउंड, बच्चे की नेक के अराउंड लपेटा हुआ कोई पार्ट तो नहीं है। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ये एंश्योर करना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टास्क, सबसे पहला इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। बी इज द करेक्ट वन। ए, सी और डी तीनों खोटे जवाब है। कोड इंटेक्टनेस, अटैचमेंट और पल्सेटिंग ये तीनों खोटी बातें हैं, इसका संबंध यहाँ पे नहीं रहेगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, इस पिक्चर से देख लीजिएगा। आप थोड़ा और समझने की कोशिश करें तो बच्चे का नेक है और नेक के अराउंड आपको दिख रही है कोड। अगर ऐसे कोड नेक के अराउंड आपको दिख रही है तो सबसे पहले इसको असेस करने की जरूरत है कि नेक के अराउंड कोड तो नहीं है, और अगर ये है तो उसको पहले सबसे पहले ठीक करने का, सही करने का जिम्मेदारा नर्सिंग का होता है। ये पहली प्रायोरिटी के साथ में आपको काम करना है। तो ये करेक्ट आंसर रहेगा बी, नो पार्ट ऑफ द कोड एनसर्कलिंग द फीटल या बेबीज नेक। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। टू एंश्योर दैट द बेबी विल ब्रेथ एज सून एज द हेड इज डिलीवर द नर्सेज प्रायोरिटी एक्शन इज टू। ये एंश्योर करें कि बेबी, ये एंश्योर करना कि बेबी जो है वो ब्रेथ कर रहा है एज सून एज हेड इज डिलीवर। हेड के डिलीवर होने के बाद में बच्चा ब्रेथ कर रहा है, ये एंश्योर करना है आपको। द नर्सेज प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा?
है ना, मतलब बच्चे के हेड का डिलीवरी हो गया और अब बच्चा जो है वो ब्रेथ करे, ये आपको इंश्योर करना, बच्चा सांस लेना शुरू करे, इसको आपको कंप्लीट करना है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए एज ए नर्स आपकी पहली प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा? सबसे पहले आप क्या करेंगे? स्लैप द बेबीज बटक्स टू मेक द बेबी क्राई, सक्शन द नोज एंड माउथ टू रिमूव म्यूकस सिक्रेशन, clamp the cord about 6 inches from the base and check the baby's color to make sure it is not cyanotic। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। बेबी डिलीवर हो गया, हेड का डिलीवरी हो गया है और बच्चा सही से रेस्पिरेशन लेवे, सांस लेवे, इसका एंश्योरिटी क्या रहेगी? कैसे आप एंश्योर करेंगे कि बच्चा ब्रेथ लेगा खुद से और जल्दी से जल्दी ब्रेथ दे? इसका एंश्योरिटी कैसे करेंगे? जवाब लिखिएगा, विच इज द करेक्ट वन। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, बहुत अच्छे, बिल्कुल यस। ब्रेथ को स्टेबलाइज करने के लिए, सांस को स्टेबलाइज करने के लिए एयरवे को पेटेंट करना सबसे पहला प्रायोरिटी होता है। और वी ऑल नो कि बच्चा जब मदर के वेजाइनल सिक्रीशन से एब्सॉर्ब होता है तो खूब सारे सिक्रीशंस उसके नोज और माउथ के अंदर भरे हुए रहते हैं, तो हमें सबसे पहले सक्शन करना होता है। ये मैं कई बार पहले बता चुका हूँ कि बच्चे को ड्राई करो और सक्शनिंग करो, है ना। कोई भी बच्चा डिलीवर होता है तो हाइपोथर्मिया में ना जाए, ड्राई करना होता है उसको और सक्शन करना होता है। तो सक्शन करेंगे तभी एयरवे पेटेंट होगा और तभी बच्चे में रेस्पिरेशन जो है स्टेबल होगा, ब्रीदिंग स्टेबल होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या रहेगा? बी, सक्शन द नोज एंड माउथ टू रिमूव म्यूकस सिक्रेशन। नोज और माउथ का सक्शन करें सिक्रेशन को रिमूव करने के लिए। एक और अच्छा सवाल यहाँ पे बनता है कि पहले किसका सक्शन करेंगे? कमेंट करिएगा, पहले किसका सक्शन करेंगे? बहुत ही अच्छा, कुछ लोगों ने जवाब देने का कोशिश किया है। पहले किसका सक्शन करेंगे? यस, गुड, यस। पहले किसका सक्शन करेंगे? माउथ, फर्स्ट माउथ देन नोज। पहले किसका? माउथ का, फिर किसका? नोज का। फर्स्ट माउथ, सेकंड नोज, फर्स्ट माउथ देन नोज। माउथ का पहले क्यों करते हैं? क्योंकि अंग्रेजी में एम पहले आता है, एन बाद में आता है, ऐसा भी समझ सकते हो, लेकिन ये रीजन नहीं है। पहले माउथ का इसलिए क्योंकि साइज में बड़ा है, सिक्रीशंस ज्यादा होते हैं वहां पे। नोज साइज में छोटा है, सिक्रीशंस कम होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, माउथ में इरिटेशन कम होता है, नोज में इरिटेशन ज्यादा होता है। इरिटेशन होगा तो बच्चा क्राई करेगा और क्राई करेगा तो एस्पिरेशन की रिस्क होती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए पहले माउथ का सक्शन करो, फिर नोज का करो। फर्स्ट माउथ देन नोज। सक्शन करने का आसान तरीका इस इमेज से आप समझ सकते हो कि ये म्यूकस शक्कर आप कहाँ में ले रहे हो और ये म्यूकस शक्कर से पहले किसका सक्शन किया जा रहा है? माउथ का। पहले किसका? माउथ का। और उसके बाद में किसका सक्शन हो रहा है? यहाँ पे उसके बाद में सक्शन किया जा रहा है नोज का। तो फर्स्ट माउथ, यहाँ पे माउथ का सक्शन किया जा रहा है, फिर किसका करते हैं? नोज का। और ये म्यूकस शक्कर है जिससे सक्शन किया जाता है। सक्शन करने के लिए आप असेप्टो सिरिंज भी काम में ले सकते हो। असेप्टो सिरिंज जो इसी तरह की होती है, कुछ नेगेटिव प्रेशर के द्वारा करती है। और ज्यादातर हॉस्पिटल सेटअप में सक्शन करने के लिए सक्शन कैथेटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सक्शन कैथेटर। सक्शन कैथेटर यूज करते हैं ज्यादातर। एसेप्टो सिरिंज काम में ले सकते हो, म्यूकस शक्कर काम में ले सकते हो। पहले माउथ का सक्शन करो, फिर नोज का सक्शन करो। ये सक्शन का तरीका रहता है। इंपॉर्टेंट बातें सारी की सारी याद रखिएगा, बातें सारी की सारी पते की है। बहुत ही बढ़िया, अगर समझ में आया तो बोले यस, बहुत बढ़िया। और अगर ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर करें, लाइक और शेयर बिल्कुल करें, मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच करें ताकि मैक्सिमम लोग हमसे कनेक्ट हो सके और वो भी इस बेहतरीन एमसीक्यू सेशन का फायदा उठा सके। मैं आगे लेके चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फॉल्स लेबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है फॉल्स लेबर के बारे में? एक को छोड़ के, इसका मतलब 4 ऑप्शन में से 3 करेक्ट स्टेटमेंट है फॉल्स लेबर के बारे में और एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है फॉल्स लेबर के बारे में। तो अगर आपको 3 करेक्ट स्टेटमेंट पता होंगे तो इनकरेक्ट को आप आराम से पहचान लेंगे, है ना। तो फॉल्स लेबर के बारे में स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट देते हैं अपन, द पेन इज इरेगुलर इन इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। इज इट ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर? इट्स फॉल्स लेबर। तो पेन जो है वो इरेगुलर है और इसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी रेगुलर नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स लेबर है। और फॉल्स लेबर के बारे में ये स्टेटमेंट सही है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है फॉल्स लेबर के बारे में। दूसरा, द ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन प्रोग्रेसिवली लेंथन ओवर टाइम। टाइम के साथ में कॉन्ट्रैक्शन की ड्यूरेशन लंबी होती जाती है, ये बात भी फॉल्स लेबर के बारे में सही है। कॉन्ट्रैक्शन की ड्यूरेशन प्रोग्रेस होती जाती है टाइम के साथ में, ये भी बात सत्य है फॉल्स लेबर के बारे में, तो ये नहीं झुटलाया नहीं जा सकता, तो ये भी करेक्ट है। अगला है, देयर इज नो ब्लडी वेजाइनल डिस्चार्जेज। फॉल्स लेबर के बारे में लिखा हुआ है कि वहां पे कोई ब्लडी डिस्चार्जेज नहीं है। और लास्ट है, द सर्विक्स इज स्टिल क्लोज। अभी भी सर्विक्स जो है वो क्लोज है। 4 बातें लिखी हुई है, आपको बताना है कौन सी सही है एक को छोड़ के। तो पेन इरेगुलर
फॉल्स लेबर में होता है। ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन प्रोग्रेसिवली लेंथन ओवर टाइम, टाइम के साथ में ड्यूरेशन लंबी होती जा रही है। देयर इज नो ब्लडी वेजाइनल डिस्चार्जेज, कोई ब्लडी वेजाइनल डिस्चार्जेज वहां पे प्रेजेंट नहीं है, और सर्विक्स जो है अभी भी क्लोज है। तो फॉल्स लेबर में सर्विक्स क्लोज रहता है, ये बात बिल्कुल सही है। फॉल्स लेबर में पेन जो है इरेगुलर होता है, ये बात भी सही है। तो ए और बी तो यानी डी, और ए और डी तो यानी बन सकते। ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन प्रोग्रेसिवली लेंथन होता है ओवर टाइम, और नो ब्लडी वेजाइनल डिस्चार्जेस, कोई ब्लडी वेजाइनल डिस्चार्जेस नहीं है। विच इज द करेक्ट वन? तो फॉल्स लेबर में कोई ब्लडी वेजाइनल डिस्चार्जेस नहीं होते, ये बात भी सही है। मतलब ए, सी और डी आंसर नहीं बन सकते, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी। ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन प्रोग्रेसिवली लेंथन ओवर टाइम नहीं होता है। फास्ट लेबर पेन में कॉन्ट्रैक्शन इरेगुलर, इंटेंसिटी का भी कोई महत्व नहीं है, कोई ड्यूरेशन कम ज्यादा छोटा नीचा नहीं होता है ना, उसका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे खोटा है, बी यहाँ पे खोटा स्टेटमेंट है। फॉल्स लेबर के बारे में भी फॉल्स स्टेटमेंट है, और ए, सी और डी जो है वो सही स्टेटमेंट है फॉल्स लेबर के बारे में। बात पते की है, आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द पासेज वे इन लेबर एंड डिलीवरी ऑफ द फीटस इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। क्या पूछा गया है? पासेज वे मतलब रास्ता जो है लेबर और डिलीवरी का, फीटस का डिलीवरी होना या फीटस का जो लेबर का पासेज वे है, उसमें सब चीजें इंक्लूड है एक को छोड़ के, बाकी सब चीजें इंक्लूड है एक को छोड़ के। तो कौन सी चीज इंक्लूड नहीं है, ये क्वेश्चन में पूछा है। पहला है डिस्टेंसिबिलिटी ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट, दूसरा है सर्वाइकल डायलेटेशन एंड अपेसमेंट, तीसरा है डिस्टेंसिबिलिटी ऑफ वेजाइनल कैनाल एंड इंट्रोइटस, लास्ट है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द पेल्विस। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। क्वेश्चन पूछा है जो पासेज वे, जो रास्ता है लेबर और डिलीवरी का, फीटस का, उसमें सब चीजें तो सही है, लेकिन एक चीज सही नहीं है। कौन सी सही नहीं है ना? सब चीजें इंक्लूड है उसमें शामिल है, एक नहीं है। पहला है डिस्टेंसिबिलिटी ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट। जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो अपर यूट्राइन सेगमेंट तो श्रिंक होता है, लोअर वाला डिस्टेंडेड होता है। तो ये बात सही है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट डिस्टेंडेड होगा तभी लेबर और डिलीवरी पॉसिबल हो पाएगी। तो ये तो पासेज वे के बारे में, लेबर और डिलीवरी के बारे में सही बात है। सर्वाइकल डायलेटेशन एंड अपेसमेंट प्रोग्रेसिवली होएंगे तभी बच्चा डिलीवर होगा। डिलीवरी के समय ये डायलेटेशन और अपेसमेंट होता है। अपेसमेंट इज द थिनिंग ऑफ सर्विक्स एंड डायलेटेशन इज द डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, है ना? तो ये दोनों बातें तो होगी। डिस्टेंसिबिलिटी ऑफ वेजाइनल कैनाल एंड इंट्रोइटस, जिस तरीके से आपका लोअर यूट्राइन सेगमेंट डिस्टेंडेड होता है, वैसे ही वेजाइनल कैनाल और इंट्रोइटस भी डिस्टेंडेड होते हैं। रीजन होता है जो पैसेंजर है, जो बच्चा है, उसके हेड का प्रेशर लगता है इन ऑर्गन के ऊपर, और ये ऑर्गन स्लाइडली डिस्टेंड हो जाते हैं, ये ऑर्गन स्लाइड से साइज में बल्ज हो जाते हैं। तो ये तीनों चीजें तो सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, तीनों ही बातें सही है। ये तीनों ही प्रोसेस होएंगे जब लेबर और डिलीवरी होएगा फीटस का। लेकिन पेल्विस की फ्लेक्सिबिलिटी खोटा आंसर है, क्योंकि लेबर और डिलीवरी के दौरान पेल्विस फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता, क्योंकि पेल्विस जो है वो बोनी स्ट्रक्चर है, और बोन जो है वो फ्लेक्स नहीं हो सकती। हड्डी है, हड्डी फ्लेक्स नहीं हो सकती, है ना? तो बोनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ये पासेज तो बनाती है लेकिन ये फ्लेक्सिबल नहीं होती है। तो डी यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। एक्सेप्ट का क्वेश्चन था, ए, बी और सी तीनों करेक्ट स्टेटमेंट है। डी इज द करेक्ट वन, यहाँ पे आंसर डी करेक्ट है, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट था। बात समझ में आई तो बोले यस। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। देखिएगा ये वो चीजें हैं जो समझनी ही पड़ेगी, क्योंकि समझ गई आप एग्जाम की खोपड़िया में छेद कर सकते हो। और विश्वास में बहुत बड़ी ताकत है। अपने आप पे विश्वास करिएगा, कंटेंट पे विश्वास करिएगा, लगातार मेहनत करिएगा। काम एक दिन का नहीं है, लेकिन एक दिन जरूर पूरा होगा। रोज करेंगे तब होगा, है कि नहीं है? तो रोज करें, रोज पढ़े, अच्छा पढ़े, बढ़िया पढ़े, बेस्ट कंटेंट के साथ में एग्जाम में उतरे। डरे नहीं, घबराए नहीं, टेंशन ना ले चीजों का, है कि नहीं है? बिना डर के कॉन्फिडेंस के साथ में अपने अंदर रोज पुदीना भरे। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ज्यादा दहाड़ेगा। तो अगर आपको दहाड़ लगानी है जिंदगी में बार बार, तो ये शेरनी का दूध तो आपको पीना पड़ेगा। शिक्षा नाम की शेरनी का दूध पीना पड़ेगा, और इस दूध की दहाड़ बहुत खतरनाक होती है कि नहीं है? तो रोज पढ़े, कंसेप्चुअल पढ़े, बेस्ट पढ़े, एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। और ये सब चीजें एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे अगर आप देखना चाहते हो तो नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, जगह एक ही है, पता एक ही है, #NNI। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। मल्टीपल टाइम रिपीटेड, इजी और मस्त क्वेश्चन कह सकते हैं अपन इसको। नॉर्मल अम्बिलिकल कॉर्ड इज कंपोज्ड ऑफ 2 आर्टरी 1 वेन, 2 वेन 1 आर्टरी, 2 आर्टरी 2 वेन, नन ऑफ द अबव। तो फॉर्मूला एक ही है, हम कई बार कह चुके हैं। 1 वेन, वेन 1, 1 वेन, वेरी गुड। अब आप समझ गए, है कि नहीं?
वन वैन वन कहां लिखी हुई है? फर्स्ट ऑप्शन में, वन वैन, टू आर्टरीज। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ए। अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर दो आर्टरी होती है और एक वैन होती है। हालांकि जब अम्बिलिकल कॉर्ड इनिशियली बनता है तो दो आर्टरी और दो वैन होती है, और राइट जो अम्बिलिकल वैन होती है वो मर्ज हो जाती है और एक ही वैन रह जाती है फिर, लेकिन आर्टरी दो रहती है। और ये आर्टरी उसके अंदर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी के अंदर जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वैन जो होती है जो नंबर में एक होती है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो प्लासेंटा से ये वैन कैरी करती है फीटस बॉडी की तरफ, और आर्टरी जो होती है वो फीटस बॉडी से प्लासेंटा की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। दो आर्टरी होती है, एक वैन होती है अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर। अगर अपन पिक्चर से देखें, छोटी सी पिक्चर है और आप देख सकते हो ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। इस अम्बिलिकल कॉर्ड में ये है रेड कलर की ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली, ये तो है वैन जो नंबर में कितनी होती है? एक। और ये जो दो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और ये दोनों की दोनों आर्टरीज है, तो इनको बोलते हैं टू अम्बिलिकल आर्टरी जो नंबर में दो होती है, और एक अम्बिलिकल वैन होती है। वैन जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। आर्टरीज नंबर में दो होती है, वैन नंबर में एक होती है, वन वैन होती है, वैन वन होती है। अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर एक ही वैन होती है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। एक और कतई जहर क्वेश्चन है, एट द स्टेज ऑफ लेबर एंड डिलीवरी डज ए प्राइमरी ग्रेविडा डिफर मैनली फ्रॉम मल्टी ग्रेविडा। लेबर और डिलीवरी के दौरान, है ना, लेबर और डिलीवरी के दौरान प्राइमरी ग्रेविडा जो है वो मल्टी ग्रेविडा से डिफर होती है। प्राइमरी ग्रेविडा डिफर होती है मैनली मल्टी ग्रेविडा से कौन सी स्टेज में? स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। 4 स्टेज है लेबर की। प्राइमरी और मल्टी ग्रेविडा में कौन सी स्टेज का ज्यादा डिफरेंस होता है ना? होता है ना कि भाई ये प्राइमरी है तो थोड़ा टफ है, ये मल्टी है तो थोड़ा इजी रहेगा। क्या वो टफ और इजीनेस कौन सी स्टेज रहती है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, इट्स स्टेज 1। प्राइमरी और मल्टी में स्टेज 1 जो है उसका डिफरेंस, बड़ा डिफरेंस होता है। बाकी स्टेजेस के अंदर ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता, टाइम ड्यूरेशन भी लगभग इक्वली होता है। लेकिन प्राइमरी और मल्टी अगर लेडी है तो फर्स्ट स्टेज जो लेबर की है, जिसमें 3 फेज हमने कल पढ़ी थी, LATE से हम इसको लिखते हैं, LAT, है ना, लेटेंट, एक्टिव और ट्रांजिशन फेज। लेटेंट फेज, एक्टिव फेज और ट्रांजिशन फेज। और इस फर्स्ट स्टेज में ट्रांजिशन फेज ही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट फेज होती है ना। और इस फेज के दौरान, फर्स्ट स्टेज के दौरान कंप्लीट डायलेटेशन होता है सर्विक्स का 10 सेंटीमीटर, है ना। सेकंड स्टेज में बेबी का डिलीवरी होता है, थर्ड स्टेज में प्लासेंटा की डिलीवरी होती है। लेकिन फर्स्ट स्टेज में सर्वाइकल डायलेटेशन जो कंप्लीट होता है वो प्राइमरी और मल्टी में बहुत ज्यादा डिफरेंस के साथ में होता है। अगर अपन बात करें टाइम ड्यूरेशन की, तो स्टेज 1 में मल्टी ग्रेविडा अगर लेडी है तो उसको अबाउट 8 आवर्स लगते हैं, जबकि वहीं पे प्राइमरी है तो उसको अबाउट 12 आवर्स लगते हैं लेबर में, है ना। लेबर की स्टेज 1 मल्टी के अंदर 8 घंटे की है तो प्राइमरी के अंदर 12 घंटे तक चलेगी। तो ये मेजर और बड़ा डिफरेंस है दो तरह की लेडी के अंदर। प्राइमरी उसको बोलते हैं जो पहली बार कंसीव किया और डिलीवर कर रही है। मल्टी उसको बोलते हैं जिसने कई बार कंसीव किया और उसकी डिलीवरी सेकंड टाइम, थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम है, उसको मल्टी के नाम से जानते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगर अपन पिक्चर से थोड़ा इसको समझे, ड्यूरेशन ऑफ लेबर को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जो रहती है उसका न्यूली पैरा मतलब जो अभी तक पैरिटी को क्रॉस नहीं किया, पहली बार ग्रेविड है वो, या मल्टी पैरा जिसने बार बार लाइव बर्थ दिए है और अभी वो मल्टी में है ना। तो स्टेज 1 को आप देख सकते हो, मेजर डिफरेंस है यहाँ पे 9 से 15 घंटा और 7 से 9 घंटा। मैं अभी पढ़ा, ये लगभग 8 घंटे, ये ऑन एंड एवरेज 12 घंटे। तो 12 घंटे और 8 घंटे मेजर डिफरेंस है स्टेज 1 में। जबकि ऐसा दूसरी स्टेज में नहीं है, जैसे स्टेज 2 है तो चाहे मल्टी या प्राइमरी है 1 से 2 घंटा और लगभग 1 घंटा, तो 1 घंटा ऑन एंड एवरेज सेम यहाँ पे आ रहा है। और थर्ड की हम बात करें तो 15 से 30 मिनट और 5 से 15 मिनट, तो लगभग 15 मिनट ये ऑन एंड एवरेज टाइम हम मान के चलते हैं। मैक्सिमम 30 मिनट हो सकता है। तो ये प्राइमरी और मल्टी के अंदर मेजर डिफरेंस जो देखने को मिलता है वो सेकंड और थर्ड में नहीं है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर। और जो सबसे टिपिकल फेज है और लॉन्ग लास्टिंग रहती है प्राइमरी में और लेस लास्टिंग रहती है मल्टी के अंदर। ये दोनों बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है लेबर के प्रोसेस और डिलीवरी के समय। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा। एक और कतई जाहिर क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर बिगिन विद इन एंड एंड विद। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर की शुरुआत होती है वहां से लेके खत्म होता है वहां तक, वो कौन सी है? फर्स्ट है बिगिन विद फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स एंड एंड विद डिलीवरी ऑफ द प्लासेंटा। दूसरा है बिगिन विद ट्रू लेबर पेन एंड एंड विद डिलीवरी ऑफ द बेबी। अगला है बिगिन विद कंप्लीट डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स
एंड अपेसमेंट ऑफ सर्विक्स एंड एंड विद द डिलीवरी ऑफ द बेबी। बहुत बढ़िया है। बिगिन विद पैसेज ऑफ सो एंड एंड विद द फुल डायलेटेशन एंड अपेसमेंट ऑफ द सर्विक्स। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, सॉरी, कहां से शुरू और कहां पे खत्म। बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई, मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब देने की कोशिश की, मान गए। इट्स बिगिन विद कंप्लीट डायलेटेशन ऑफ एंड अपेसमेंट ऑफ सर्विक्स, वहां से जो शुरू हुआ क्योंकि वहां पे खत्म हुई थी फर्स्ट स्टेज, और एंड होती है डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कंप्लीट डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स से शुरू होकर बच्चे के डिलीवर तक चलने वाली जो स्टेज है उसको सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के नाम से हम जानते हैं ना। कंप्लीट डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स से लेके बेबी के डिलीवर होने तक की स्टेज होती है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, बी और डी तीनों खोटे जवाब है। बिगिन विद फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स एंड एंड विद द डिलीवरी ऑफ द प्लासेंटा, ये सेकंड और थर्ड दोनों इंक्लूड हो गई। बिगिन विद ट्रू लेबर पेन एंड एंड विद द डिलीवरी ऑफ द बेबी, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेज इंक्लूड हो गई। और बिगिन विद पासेज ऑफ सो एंड एंड विद द फुल डायलेटेशन एंड अपेसमेंट ऑफ सर्विक्स, ये फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है। हमें सेकंड पूछा है तो करेक्ट आंसर बनेगा सी, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। पिक्चर से अगर अपन देखें स्टेजेस ऑफ लेबर के बारे में तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जो है ऑनसेट ऑफ लेबर से लेके कंप्लीट डायलेटेशन तक चलती है। इसमें लेटेंट, एक्टिव और ट्रांजिशन 3 फेज होती है। तीसरी फेज होती है ट्रांजिशन फेज। ऐसी 3 फेज इसके अंदर चलती है, ट्रांजिशन फेज। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर जो है वो कंप्लीट सर्विक्स के डायलेटेशन से लेके एक्सपल्जन ऑफ द फीटस तक चलता है, ये सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में एक्सपल्जन ऑफ फीटस से लेके एक्सपल्जन ऑफ प्लासेंटा तक चलता है, ये थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है। और फोर्थ स्टेज जो है वो फर्स्ट ओवर आफ्टर एक्सपल्जन ऑफ प्लासेंटा, प्लासेंटा का एक्सपल्जन होने वाला पहला 1 घंटा जो होता है फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर के अंदर काउंट करते हैं। तो नॉर्मली बेबी डिलीवर वाला फर्स्ट स्टेज होता है, सॉरी सर्वाइकल डायलेटेशन वाला फर्स्ट स्टेज है। बेबी डिलीवर वाला एक्सपल्सन ऑफ फीटस जो है वो सेकंड स्टेज है। और एक्सपल्जन ऑफ प्लासेंटा, दैट इज प्लासेंटा डिलीवरी वाला एक्सपल्जन ऑफ थर्ड स्टेज लेबर के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हमें पूछा गया था वो है कि कंप्लीट सर्वाइकल डायलेटेशन से एक्सपल्जन ऑफ द फीटस सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर काउंट किया जाएगा। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था, एक्सपल्जन ऑफ कंप्लीट सर्वाइकल डायलेटेशन एंड एक्सपल्जन ऑफ बेबी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं, बहुत शानदार। नेक्स्ट देखिएगा, द फॉलोइंग आर साइन दैट द प्लासेंटा हैज डिटैच एक्सेप्ट, है ना। कौन से साइन इंडिकेट करते हैं कि प्लासेंटा जो है वो डिटैच हो गया, सेपरेट हो गया, जो कि होता है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में। प्लासेंटा डिटैच हो गया, सेपरेट हो गया, उसका साइन है, एक को छोड़ के, मतलब 3 साइन है, एक नहीं है। फर्स्ट है लेंथनिंग ऑफ द कॉर्ड, ये प्लासेंटा के सेपरेशन को बताता है। यूट्रस बिकम मोर ग्लोबुलर, ग्लोबुलर और फर्म, ग्लोबुलर एंड फर्म यूट्रस बताता है कि प्लासेंटा सेपरेट हो गया है। सडन गस ऑफ ब्लड, सडन गस ऑफ ब्लड बताता है कि प्लासेंटा सेपरेट हो गया है। प्लासेंटा सेपरेशन के साइन में अम्बिलिकल कॉर्ड का लेंथनिंग हो जाना, यूट्रस का ग्लोबुलर फॉर्म हो जाना और सडन गस ऑफ ब्लड हो जाना, ये प्लासेंटा के सेपरेशन के साइन है तीनों के तीनों। लेकिन मदर फील्स लाइक बियरिंग डाउन, ये सेपरेशन का साइन नहीं है। अब मदर को बियर डाउन करने की जरूरत नहीं है, प्लासेंटा ऑटोमेटिक सेपरेट होता है। ये मदर के कॉन्ट्रैक्शन या बियर डाउन करने से या प्रेशर लगाने से सेपरेट नहीं होता है, ये ऑटोमेटिक सेपरेट होता है। तो डी यहाँ पे खोटा जवाब है, ये सेपरेशन का साइन नहीं रहेगा। बाकी ए, बी और सी जो है वो तीनों ही सही है, तीनों ही सेपरेशन के साइन है। अगर अपन थोड़ा इमेज से देखें इसको समझे तो साइन ऑफ प्लासेंटा सेपरेशन में एक है लेंथनिंग ऑफ द विजिबल पोर्शन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, जो अम्बिलिकल कॉर्ड हमें दिख रही है उसकी लंबाई बढ़ गई, मतलब प्लासेंटा सेपरेट हुआ है। दूसरा है इंक्रीज ब्लीडिंग फ्रॉम वेजाइना, वेजाइना से ब्लीडिंग बढ़ गया है। देखो अम्बिलिकल कॉर्ड लेंथ में क्यों होगा, क्योंकि प्लासेंटा पहले यूट्रस से अटैच था। किससे अटैच था? प्लासेंटा अटैच है यूट्रस से, और यूट्रस में प्लासेंटा अटैच है, उससे अटैच है अम्बिलिकल कॉर्ड। और अम्बिलिकल कॉर्ड की बच्चा डिलीवर हो गया तो अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ जितनी थी वो उतनी आ सकती है। अब प्लासेंटा सेपरेट होकर इधर होगा तो डेफिनेटली अम्बिलिकल कॉर्ड थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसको बोलते हैं लेंथनिंग। ब्लीडिंग वेजाइना से बढ़ जाएगी क्योंकि प्लासेंटा जहां से सेपरेट हो रहा है वहां की वेसल ब्लीड करेगी, तो ये डेफिनेटली देखने को मिलेगा। चेंज इन शेप ऑफ द यूट्रस फ्रॉम फ्लैट टू द राउंड ग्लोबुलर, बिल्कुल सही है। यूट्रस के शेप को फ्लैट से राउंड ग्लोबुलर देखने को मिलता है, फर्म देखने को मिलता है, ये प्लासेंटा सेपरेशन के साइन है। एंड द प्लासेंटा बीइंग एक्सपेल्ड फ्रॉम द वेजाइना, ये वेजाइना से एक्सपेल आउट हो जाएगी, ये भी सेपरेशन का साइन है। लेकिन मदर बियर डाउन करे, ये प्लासेंटा के सेपरेशन का साइन नहीं है। ऐसा करने से प्लासेंटा सेपरेट नहीं होता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा एक इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की तरफ है। 25 अप्रैल को नया मॉर्निंग बैच शुरू हो रहा है नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का। डॉक्टर एमटी सर के द्वारा संचालित इस इंस्टीट्यूट का नया मॉर्निंग बैच 25 अप्रैल से है।
25 अप्रैल से पहले रजिस्ट्रेशन करवाने पे टोटल फीस में 2001 रुपए का फायदा, 18,000 की जगह फीस लगेगा 15,999। तो इंतजार किस बात का, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं और टीम नोवेल के संग जुड़ जाए। रजिस्ट्रेशन कराने का नंबर है 7272029029। इस पे ऑनलाइन फोन पे या गूगल पे करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा। कोविड गाइडलाइन के चलते सीट्स लिमिटेड है, तो पहले आओ पहले पाओ का प्रोसेस है, जल्दी से फास्ट रजिस्ट्रेशन करवाएं और टीम नोवेल के संग जुड़ जाए। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे हम खत्म करते हैं। होप सो वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। भगवान कृष्ण ने एक बात कही थी कि सारथी बने स्वार्थी ना बने, तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। अगर आप कुछ बढ़िया अच्छा और यूजफुल कंटेंट सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे दोबारा नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।